हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम विद्या निवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध अस्ति की पुकार हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसके सारांश की ओर बात करेंगे कि इस निबंध में जो है उन्होंने क्या लिखा है। तो वैसे तो विद्या निवास मिश्र जो है वो एक ललित निबंधकार है और इनके द्वारा ये निबंध भी एक ललित निबंध के अंतर्गत आता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ये किस प्रकार का निबंध है या विद्या निवास जी किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो वो एक ललित निबंधकार है और ललित निबंधों की जो है वो रचना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। हम अस्ति की पुकार हिमालय। श्री विद्यानिवास मिश्र जी का यह निबंध भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है। इस निबंध में उन्होंने कालिदास रचित कुमार संभव की इस पंक्ति को अस्ति उत्स्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिकराजः सामने रखकर प्रतिपादन किया है। इसमें लेखक ने समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को जो है उठाया है। तो यहाँ उन्होंने जो है कुमार संभव की जो पंक्ति है उसको उठाकर इसकी रचना की है। संस्कृत भाषा में अस्ति के बिना भी काव्य पूर्ण हो जाता है और इसमें हिंदी या अंग्रेजी की तरह अस्ति की समानार्थक क्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। कालिदास अपने ग्रंथ का निर्माण करते समय शब्दों को बिखेरते नहीं तथा अपने ग्रंथ का अंतिम श्लोक लिखने जा रहे हैं और बिना ज़रूरत होने का भाव सिर पर सवार हो गया। इसलिए या तो कालिदास या हिमालय में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसकी खोज करनी चाहिए। कई वर्ष पहले लेखक को स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे कहते हैं, हिमालय मुझे बुला रहा है, अपना काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं हो सकता। ऐसे नास्तिक आदमी को हिमालय का बुलावा विश्वास नहीं होता। आखिर हिमालय देवताओं की आत्मा है तथा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हिमालय साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। तो यहाँ वो हिमालय के पुकार को लेके कह रहे हैं, इसके बारे में जो है बता रहे हैं। राहुल जी किसी वस्तु के अस्तित्व बोध पर अधिक विश्वास रखते हैं क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन का स्रोत मानते हैं जिसमें भाषा, संस्कृति, सामाजिक चेतना ऐसा सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि चैतन्य से संबंध हो। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत या भविष्य नहीं, केवल अस्ति स्वीकारते हैं। लेखक कहता है कि मैंने कुमार संभव और हिमालय की कथा पढ़ी है और हिमालय राजा की कहानियाँ भी सुनी है, लेकिन मुझे हिमालय की तरफ से कभी बुलावा नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि जो राहुल जी हैं उनको तो हिमालय की तरफ से बुलावा मिला हुआ है, लेकिन मुझे जो है वो आज तक कोई भी हिमालय की तरफ से बुलावा नहीं मिला, जबकि मैंने तो उनकी कहानियाँ भी पढ़ रखी है। शायद यह शहरों में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण के कारण मुझे वह आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो यहाँ देखिए कि जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हिमालय के पुकार की बात कर रहे हैं, फिर वो ध्वनि प्रदूषण पे आ गए हैं। उन्होंने अलग अलग समस्याएं भी इसमें उठाई हैं, तो यहाँ ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, मेरे पड़ोसियों को भी हिमालय की अस्ति की पुकार सुनाई नहीं देती। वैसे हम आस्तिकता के साथ साथ कुंडली दिखाने, रत्न धारण करने, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने जाते हैं, देवताओं का दरबार करते हैं, मनौती मांगते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें केवल छल है। हम देवताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं।
हम देवता को ही नहीं पूजते बल्कि उसके स्थान को भी पूजते हैं। जिस प्रकार नेता या अफसर की महिमा उसकी कुर्सी को पाकर है, उसी प्रकार देवता के स्थान की है। हमारी नज़रों में एक निष्ठ श्रद्धा की वास्तविक युग श्रद्धा है। इसी पैमाने से हम देवता को भी नापते हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी तो वहाँ नगाधिराज हिमालय का नाम ज़रूर लेना होगा। लेखक कहता है कि अब तो हिमालय में भी रस नहीं रहा, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। हम उसे संरक्षक या प्रहरी मानकर निश्चिंतता पूर्वक सोते रहे और चीनी सेना ने हमारे हरे भरे भाग पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ देखिए ये भी समस्या उठाई गई है कि जो चीनी ने जो भारत के उस हिमालय पर्वत पे कब्जा किया, उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। हमने हिमालय पर्वत को पड़ोसी मानकर ही यह सब कुछ किया। हमारी सुख की नींद टूट गई और लगा कि एक बहुत बड़ा तिलिस्म टूट गया है। यह तो चीनी सेना की मेहरबानी हुई कि वह आतंक जमा कर पुनः लौट गई। हमने इसे एक बुरा स्वप्न मानकर विस्मत कर दिया और इसके असर को कम करने के लिए कविताएं भी लिखी। अब तो एक धुंधली सी याद बाकी रह गई तथा हार जीत का अंतर भी समाप्त हो गया है। अब हिमालय के विश्वासघात करने का दुख नहीं रहा, क्योंकि ये बात जो है पुरानी हो गई है, इसलिए अब ये किसी को याद नहीं है। हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें वर्तमान नहीं छू सकता। हमें केवल भूतकाल को पकड़ना है या भविष्य को खींचना है। वर्तमान हमें तनिक भी प्रभावित नहीं करता, इसलिए हम अस्थि की अटपटी भाषा नहीं समझ पाते। लेखक कहता है कि हम खुद अपने आप में हिमालय हैं, अर्थात ऐसे बर्फ का घर जहाँ कभी बर्फ नहीं पिघलती, जिसमें चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है और जैविक व्यापार जहाँ आकर समाप्त होता है। आज परिवारों में वंश के नाम पर असंख्य तनाव है। सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, देवरानी जेठानी के बीच आदि। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम सभी बेईमान हो गए हैं। जिंदगी एक ठहराव रह गई है जिसमें कुछ चीज़ें अटक गई है। लोग कहते हैं यह युग अर्थ प्रधान है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह युग शब्द प्रधान है। शब्द की महिमा के आगे किसी की महिमा नहीं है। शब्द की महिमा ना होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थ शून्य विषय पर लेख लिखने के लिए आग्रह क्यों करते। हिमालय भी एक शब्द है, हिंदुस्तान दूसरा शब्द है और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त लेखक एक तीसरा, पाठक चौथा, चारों शब्द हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपसी लगाव टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता। परंतु शब्द बड़े मासूम होते हैं, ये एकता में विश्वास करते हैं तथा इनमें कभी भी आपसी तनाव की संभावना नहीं होती। अगर हिमालय के विषय में हिमालय एक विषय के रूप में भूगोल होता तो उसे आसानी से भुलाया जा सकता। कमरे के मानचित्र हटा देने से इस समस्या का समाधान हो जाता। अगर ये इतिहास भी होता तो प्रगतिशील बनकर इससे मुक्ति मिल जाती, और अगर यह चौकीदार होता तो भी निंद्रा की गोली से इसके बल की पुकार से छुट्टी मिल जाती। परंतु यह ना तो भूगोल है, ना इतिहास है, ना भूगोल या इतिहास का प्रहरी, यह तो केवल अस्थि है। हिमालय की अस्थि का स्मरण कालिदास ने कुमार संभव के बीज के रूप में किया है। वर्तमान युग में हिमालय और उसकी अस्थि से उसकी तटस्थता आज इसलिए दिखा रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं पहुंच पाती। आज हमें अपने देश व किसी अन्य चीज़ का कोई दर्द नहीं है।
क्योंकि आज मानव संवेदनशील हो गया है। लेखक एक कहानी का हवाला देते हुए कहता है कि जब शिव बारात लेकर गए तो उसने खा पी कर हिमालय की संपूर्ण धन दौलत को समाप्त कर दिया तथा दहेज में पार्वती को 52 हंडा दिया गया। यह सुहाग पतिव्रता नारियों ने घमंडवश नहीं भोगा, निम्न जाति की ही स्त्रियों ने इसे भोगा। पार्वती ने भी इसे मुक्त भाव से दिया। अतः हमारी निस्व संस्कृति का सुहाग अहम से परिपूर्ण धानी वर्ग में ना होकर उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहाँ देश की अस्थि है। हमने स्वयं को अधनंगी अकिंचन लोगों से अलग मान रखा है। उसी का यह वैरूप्य है कि हिमालय स्याह पीपड़ा दिखता है। क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारे अस्तित्व बोध से रहित व्यक्तित्व को अनावत कर सकेगी? तो यहाँ जो है अस्थि शब्द जो है बार बार प्रयोग हो रहा है। तो इस अस्थि का जो अर्थ है, हम पहले उसकी ओर आते हैं कि अस्थि का अर्थ क्या होता है। तो अस्थि का जो अर्थ है वो है विद्यमानता की। वो उसकी विद्यमानता क्या है, उसकी सत्ता, उसकी पावर क्या है। तो अस्थि से अभिप्राय जो है वो है पावर से, कि उसकी पावर क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी सत्ता कहाँ तक है। अब हम इस निबंध की जो है विशेषताओं की ओर आते हैं। डॉक्टर विद्यानवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार है। ललित निबंधों में जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ देखिए अस्थि की पुकार हिमालय जो है ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। तो इस निबंध की जो विशेषताएं वो है मानव की स्वार्थपरक आस्तिकता का इसमें चित्रण हुआ है। तो मानव की जो आस्तिकता पर जो है व्यंग्यवाणी बाणों से प्रहार किया गया है। आज का सभ्य मानव भी कुंडली दिखाता है, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रत्न धारण करता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लड्डू चढ़ाता है। तो यहाँ पे जो है आस्तिकता पर जो है वो प्रश्न उठाया है कि आधुनिक मानव जो है वो कितना स्वार्थीवश ये सब करता है। स्वार्थीवश वो हर एक चीज़ जो है कुर्सी पाने के लिए करता है। जैसे कि हम देवता नहीं पूजते क्योंकि देवता की महिमा उसके स्थान को पाकर है। तो जैसे किसी नेता या अफसर की महिमा जो है कुर्सी को पाकर है। तो यहाँ पे इस निबंध में मानव के स्वार्थी स्वरूप पर कटाक्ष किया गया है। सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन। तो इस निबंध में हमें सांस्कृतिक मूल्यों का जो है विघटन देखने को मिलता है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है इस देश में आई है तब से भारतीयों ने जो है अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे दी है। अपनी संस्कृति से वे विमुख होते जा रहे हैं और अपने मानवीय मूल्यों को जो है वो घटा चुके हैं। लेकिन जो हिमालय है वो भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन वैज्ञानिक युग के कारण जो है हमें हिमालय की पुकार नहीं सुनाई देती। हम जो है वो पाश्चात्य को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। शहरों में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण की समस्या को जो है वो यहाँ उजागर किया है कि हिमालय की पुकार हमें इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है, इसलिए हमें यहाँ इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। पारिवारिक संबंधों में तनाव की बात जो है इस निबंध में की गई है कि चाहे वो आजकल जो है लोगों के बीच में जो है वो तनाव देखने को मिलता है। पारिवारिक रिश्ते चाहे कि सास बहू की, देवरानी जेठानी किसी के भी बीच हो, तनाव जो है इसमें देखना मिलता है। लेकिन वर्षों पहले जो है वो आत्मीयता, स्नेह, सौहार्द था जो आज परिवारों में विखंडित होता जा रहा है। हिमालय से विश्वासघात का चित्रण कि यहाँ पे चीन की बात देके जो है विश्वासघात की बात की गई थी। ये 1962 में जो चीनी आक्रमण ने से जो भारतीय पर आक्रमण किया था उसकी बात इस निबंध में की गई है। भाषा शैली, इस निबंध की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। संस्कृत और तत्सम अंग्रेजी, फारसी भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 1962 में चीनी युद्ध का संकेत भी इसमें दिया गया है। देवताओं की पूजा करना, उन पर लड्डू चढ़ाया जाना, बाह्य आडंबरों के बारे में बताया गया है। तो ये जो है एक सफल श्रेणी की निबंध श्रेणी में आता है।
तो यहाँ पर जो है आपको इस निबंध के बारे में संपूर्ण चीज़ें जो है वो बता दी गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।